Namaste Vidya. Namaste sir. हमेशा खुश रहो Vidya. A very good morning to you all. Myself JV and Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine in Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Chennai. In today's lecture, we are going to continue from the previous lecture, that is the locomotor system. Today we are going to discuss another important disease of the locomotor system, that is reactive arthritis. So in the last lectures we have discussed about two important diseases. We have discussed about rheumatoid arthritis and we have also discussed about osteoarthritis. In continuance with those diseases, today we are going to discuss about reactive arthritis. ठीक है? बहुत से बच्चों ने बोला समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए आज मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा. मैं हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा. ठीक है, ताकि समझ आ जाए लोगों को, कुछ कोई यहाँ से वहाँ लीक हो जाए, नहीं तो पता चला कि सर आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस रिएक्टिव आर्थराइटिस. रिएक्टिव आर्थराइटिस बेसिकली है क्या, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या चीजें पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं. रिएक्टिव आर्थराइटिस, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? हाँ, वेरी गुड. रिटर्स सिंड्रोम या रिटर्स डिजीज. बेसिकली रिटर्स सिंड्रोम की जब हम बात करेंगे तो तीन सिम्टम्स आते हैं. मैंने आप लोगों को पहले बताए थे. व्हाट आर द थ्री सिम्टम्स ऑफ रिटर्स सिंड्रोम? कंजक्टिवाइटिस, यूरोथ्राइटिस एंड आर्थराइटिस. तो जो रिटर्स सिंड्रोम है उसमें सिर्फ तीन चीजें आती हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी इन रिएक्टिव आर्थराइटिस वी हैव लॉट्स ऑफ सिम्टम्स. उसमें वो तीन सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो रिएक्टिव आर्थराइटिस बेसिकली बुलाओ आजा बेटा. नीतू टाइम से आएगा. सो व्हाट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस? रिएक्टिव आर्थराइटिस बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो डेवलप होती है किसी भी इन्फेक्शन के होने के बाद. आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, आफ्टर दैट इफ द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस एंड अदर सिम्टम्स आर अपीयरिंग, then we can call it reactive arthritis. ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस की कंडीशन ही तब आती है जब आपकी बॉडी में पहले कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, स्पेशली जीआई ट्रैक्ट का कोई अगर इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद में आर्थराइटिस या अदर सिम्टम्स आपके आ रहे हैं. यहाँ पे आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स भी मिलेंगे. यू विल ऑल्सो गेट द सिम्टम्स ऑफ बैकएक, यू विल गेट द सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस एंड अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. ठीक है, so in reactive arthritis we will get the involvement of many systems. बहुत सारे systems का involvement हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन condition सिर्फ एक ही रहेगी. क्या condition रहेगी? occurrence of any predisposing infection before the onset of these symptoms. ये symptoms आने से 1 से 4 हफ्ते पहले तक किसी भी तरह का कोई infection अगर बॉडी में हुआ होगा, तभी आप उसे reactive arthritis करोगे. समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस आप कब कहोगे? जब इस आर्थराइटिस क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है ना. साथ में जैसे हमने रिमेटॉइड आर्थराइटिस में कई तरह के सिम्टम्स पढ़े थे, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस पढ़ी थी, उसी तरह से रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत सारे और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप रिएक्टिव आर्थराइटिस को अच्छी तरह से समझ पाओ. ठीक है, थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई बेटा. व्हाट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस? So let's move ahead with reactive arthritis. Now, what is reactive arthritis? Reactive arthritis is basically it refers to non-purulent. There is no pus formation in this acute non-purulent arthritis. This is basically an acute infection. All right. So, what is the outcome of an acute disease? Very good. So in this way, this disease will not affect the patient for the lifetime. ये एक ऐसी डिजीज है जो जिसके सिम्टम्स थोड़े टाइम बाद अपने आप से ठीक भी हो जाते हैं ना. पेशेंट पूरी तरह से इन सिम्टम्स से ठीक हो जाएगा. Acute non-virulent arthritis complicating the infection elsewhere in the body. So first of all, you had an infection in a particular part of the body, and due to its complication, the symptoms of arthritis are coming in. है ना. आर्थराइटिस के सिम्टम्स उसके बाद में आपको आएंगे, तभी आप उसे रिएक्टिव लगेगा. The term has been used primarily to refer spondyloarthritis. This we have studied yesterday also. Spondyloarthritis क्या था? The group of diseases
which are having common symptoms of arthritis. ठीक है, इसमें स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस क्योंकि आपकी स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमने स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहा. ठीक है. So this term has been used primarily to refer to spondyloarthritis involving enteric or urogenital infection. So most common infection that predispose arthritis in case of reactive arthritis belongs to two organs. One is GIT and the other is the urogenital tract. So after these two types of infection, the patient is having the symptoms of arthritis. Then only you are going to mark the disease as reactive arthritis. उसके बाद ये आप reactive arthritis कहोगे. ठीक है. The association of acute arthritis with episodes of diarrhea and urethritis. अगर किसी भी इंडिविजुअल को GI इन्फेक्शंस है तो उसकी वजह से आउटकम क्या होता है, सिम्टम्स क्या आते हैं, डायरिया होता है ना. आइदर डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन, बट यूजुअली विद इन्फेक्शंस डायरिया इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. तो यहाँ पे जो पेशेंट हमारे पास में आएगा वो सिम्टम लेके आएगा डायरिया का और साथ में यूरेथ्राइटिस. अब अगर पेल्विस इन्वॉल्व हो रही है ना, तो पेल्विस का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे. अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, जीआई सिस्टम इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसके अलावा जेनिटल यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व है. इसमें पेल्विस का इन्वॉल्वमेंट होगा और पेल्विस के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सब का इन्फ्लेमेशन होगा. उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आपको धीरे धीरे डेवलप होंगे या वो सिम्टम्स आप यहाँ पे देखोगे. ठीक है. तो पेल्विस यहाँ देखने को मिलेगी. बैक एक रहेगा पेशेंट को, लोअर बैक एक. जैसे हमने कौन से डिजीज में कल बैक एक पढ़ा था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में कौन सा एक फैक्टर पॉजिटिव होता है, HLA B27. वो HLA B27 यहाँ पर भी पॉजिटिव आपको देखेगा. ठीक है. The association ये हमने पढ़ी लिया. During World War First and Second, ये चीज देखी गई, was seen that during the World War First and Second, ये तीन symptoms soldiers में बहुत ज्यादा commonly देखे गए. The triad of arthritis, urethritis and conjunctivitis, often with additional mucocutaneous lesions, became widely well known. तो ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से जो भी सोल्जर्स थे या बाकी लोग थे, उनमें ये तीन सिम्टम्स, कौन कौन से तीन सिम्टम्स, these three features were commonly seen along with the features of mucocutaneous lesions. तो अगर सिर्फ ये तीन फीचर्स प्रेजेंट होंगे तो कौन सा सिंड्रोम कहलाएगा, रीटर्स सिंड्रोम, है ना. और साथ में अगर ये होगा तो रिएक्टिव आर्थराइटिस. Many times Ritter's disease and reactive arthritis is used synonymously. मतलब कभी उसे रीटर्स डिजीज भी बोल दिया जाता है, कभी रिएक्टिव आर्थराइटिस भी बोल दिया जाता है. लेकिन रीटर्स डिजीज में सिर्फ तीन सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, जबकि रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर और ज्यादा सिम्टम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है. नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर, वो कई सारी चीजों से ट्रिगर होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन से ट्रिगर होते हैं. तो देख लेना क्लियर तो आ रहा है, उसे जूम कर देना, पीपीटी दिखना चाहिए. So what are the things that trigger the manifestations of reactive arthritis? We have enteric infections. Enteric infections are the infections pertaining to the intestine. So what are the causative factors that is responsible for enteric infections? Shigella, Salmonella, Yersinia and Campylobacter species. So these are the various infections that can predispose to the development of reactive arthritis. So यहाँ पे enteric infections हो गए. Then we have genital infections which includes chlamydia, trachomatis. There is also evidence of, if we pause for those. All right. So genital infection with chlamydia, trachomatis. There is also evidence of what are the other infectious agents that can cause the infections. We have Clostridium difficile and certain toxigenic bacteria like E. coli and possibly other agents. So these are the different agents that are affecting the individuals, and after few weeks, few days to few weeks, the patient is developing symptoms of arthritis. Okay. Synovial history is similar to that of SPES. What is SPES? Spondyloarthritis. Okay. So the synovial histology is similar to that of spondyloarthritis.
and enthesitis shows increased vascularity. Enthesis, what was enthesis? Inflammation at the site of tendon and ligament. At the point of Tendon. attachment to the bone. It shows increased vascularity and macrophages infiltration of the fibrocartilage. So these are the changes that you see in the bones and joints, because this is also known as arthritis. The name of the disease is reactive arthritis. Therefore, we are also discussing the changes in the bones and joints that are occurring. अब यहाँ पे वापस से पैथोलॉजी पे आते हैं. इस स्लाइड में, this slide shows the various infective agents that are usually infecting the individuals and later on responsible for the development of reactive arthritis. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं और उसके वजह से रिएक्टिव आर्थराइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. सो वी हैव माइकोप्लाज्मा, क्लैमाइडिया, साल्मोनेला, शिगेल्ला, क्लैप्सियला एंड येर्सिनिया. ठीक है. तो ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं. ये पहले पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर वापस इनका नाम आया है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी? किन लोगों को अफेक्ट करता है, कौन सी एज ग्रुप पे अफेक्ट करता है ना, क्या इसका प्रेवलेंस है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं. सो इन एपिडेमियोलॉजी देयर इज एसोसिएशन ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस विद HLA-B27 किसमें था? The age group is 18 to 40 years of age. तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो अफेक्ट होता है ये 18 to 40 years of age के इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है. जेंडर रेशियो, इसमें अगर एंटेरिक इन्फेक्शन है ना, अगर आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेल्स टू फीमेल में अफेक्शन प्रोड्यूस करने के चांसेस 1:1 रहेंगे. लेकिन अगर जेनेटिक यूरिनरी डिजीज है, उसके बाद हो रहा है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ऐसे केसेस में मेल्स में इसका प्रिपोर्टेंस ज्यादा हो जाता है. ठीक है. वेनरली एक्वायर्ड इज बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. It has become the most common rheumatic disease in Africans in the wake of AIDS epidemic. तो जब एड्स हुआ था अफ्रीका में, एड्स की एपिडेमिक जब फैली थी, उस दौरान सबसे ज्यादा अफ्रीकन्स में ये वाली डिजीज पाई गई. ठीक है. बिकॉज इट इज वेनरली अफेक्टेड एंड इन दोज इंडिविजुअल्स, जब हमने अफ्रीका में देखा तो पाया कि ऐसे लोग जो एड्स पॉजिटिव थे, ऐसे लोगों में रिएक्टिव आर्थराइटिस के सिम्टम्स बहुत ज्यादा पाए गए. ठीक है. दो चीजें की बात कर रही है, एंटेरिक इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम इन्फेक्शंस. यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स. तो बस ये एक चीज देख लो कि देयर आर मल्टीपल साइट्स व्हिच आर यूजुअली अफेक्टेड विद रिएक्टिव आर्थराइटिस. पहले कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के बाद में अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो साइंस एंड सिम्टम्स हमारी पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं. इनको हम वापस से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में स्पेसिफिक पिक्चर है एंड द सिम्टम्स आर गोइंग टू कम अगेन इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. तो यहाँ पे एसिमेट्रिक आर्थराइटिस हो सकता है. यूजुअली जो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है वो सिंगल जॉइंट अफेक्शन स्टार्ट होता है. सिंगल जॉइंट से स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और धीरे धीरे कुछ दिनों में नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, है ना. अब इसमें कई सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए. जेनेटिक यूरिनरी हो गया, आईज हो गया, फिंगर हो गया. फिंगर्स में डैक्टिलाइटिस, सॉसेज शेप्ड फिंगर्स हो जाती है. सॉसेज खाया है आप लोगों ने? सॉसेज क्या होता है? नॉन-वेज होता है. किस चीज का होता है बेटा? दिखता कैसा है, मतलब उसका अपीयरेंस कैसा होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस, बिकॉज़ यहाँ पे जो फिंगर्स होती है ना वो सॉसेज शेप हो जाती है. ऐसे ऐसे कैसे? वो कॉन्वेक्स टाइप का. अभी देखेंगे बेटा ना. अभी आपको फिंगर से दिखा देंगे वो सॉसेज जैसे फिंगर्स हो जाएंगे. ठीक है, फिर आप खा लेना. तो ओरल अपीयरेंस है यहाँ पे. ओरल सिम्पटम्स आते हैं. म्यूकोक्यूटेनियस लीजंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फीट में मिलेगा. फिंगर्स में आपके जो नेल्स है, नेल्स में चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है. आईज में यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे आपके. आईज में क्या होता है बेटा? कंजक्टिवाइटिस. ठीक है. वर्टिब्रल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या डिजीज? जॉइंट से रिलेटेड आर्थराइटिस. तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, साथ में म्यूकोक्यूटेनियस लीजंस. तो ये चार सिम्टम्स हमेशा याद रखो. Whenever you are trying to study reactive arthritis, always remember 4 symptoms, most important symptoms. Eyes में conjunctivitis, then arthritis, and इसके साथ में म्यूकोक्यूटेनियस लीजंस. अगर सिर्फ 3 सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो रीटर सिंड्रोम, और अगर ज्यादा है तो फिर हम लोग रिएक्टिव आर्थराइटिस. ठीक है. We also have enthesitis, keratoderma, menorrhagica,
sacroiliitis and non-specific urethritis. Now clinical features. तो अभी तक हमने जो पढ़ा, we have discussed different kinds of symptoms, different types of symptoms, different symptoms which are affecting different parts of the body. तो यहाँ पर भी जैसे हमने रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था कि उसके सिम्टम्स बहुत वाइड रेंज के होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स को अफेक्ट करते हैं. उसी तरह से रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी सिम्टम्स होते हैं, बहुत वाइड रेंज के सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी जगह पर अफेक्ट करते हैं. These constitutes a spectrum of range from an isolated transient monoarthritis. मतलब isolated मतलब single, अलग से ना single. Isolated transient मतलब for some time. So this joint will be involved only for some time. Alright. Isolated single, isolated transient for some time, monoarthritis, because I have already told you this is an acute disease, तो थोड़े टाइम बाद सही भी हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पे सिंगल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है. और एंथेसाइटिस टू सीवियर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पे जो डिजीजेस है इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है. आपके पास में रिएक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट ऐसा आ सकता है, क्या नहीं तुम परेशान हो रही है, आपके पास में सिम्टम पेशेंट ऐसा आ सकता है जिससे एक सिंगल आइसोलेटेड जॉइंट पेन लेकर आए, या फिर वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स भी लेकर आ सकता है. बट हिस्ट्री क्या रहेगी उस पेशेंट में, व्हाट वाज द हिस्ट्री, प्रीवियस इन्फेक्शन है ना, पिछले कुछ टाइम पहले आपको इन्फेक्शन, वो सेकंड पॉइंट में आता है. A careful history elicit evidence of an antecedent infection 1 to 4 weeks before the onset of symptoms. तो ये जो आपको सिम्टम्स अभी आ रहे हैं, इन सिम्टम्स के 1 से 4 हफ्ते पहले कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है. कौन कौन से दो मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, GIT and gut infection. The musculoskeletal system symptoms are usually acute in onset. और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉमन होते हैं सब में, फीवर, malaise, fatigue, loss of weight. So the constitutional symptoms are more or less similar in all the diseases. तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है और आपको कुछ याद नहीं आता तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में जरूर लिख के आना, है ना. डिजीज से रिलेटेड भले सब कुछ भूल जाओ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सुमैया याद रखना ना बेटा, है ना. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मलेज, पायरेक्सिया, हाँ फीवर हो गया ना बेटा. And the musculoskeletal symptoms are usually acute in onset, and the arthritis is asymmetrical. Asymmetrical arthritis we have also seen in which disease? Osteoarthritis. But osteoarthritis में कौन सी एज में हो रहा था? 60. Older age group. It was uncommon below the age of 40 years. और यहाँ पे क्या एज ग्रुप है? 18 to 40. Very good. Asymmetric and additive. Additive मतलब what is additive? पहले सिंगल जॉइंट अफेक्ट हुआ, थोड़े टाइम में दूसरा जॉइंट आ जाएगा, फिर तीसरा जॉइंट आ जाएगा, फिर चौथा जॉइंट आ जाएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है इसमें बढ़ते जाएंगे. ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू जॉइंट अकरिंग आफ्टर एवरी फ्यू डेज टू 1 to 2 वीक्स. हर कुछ दिनों में एक नया जॉइंट इसमें ऐड अप हो जाएगा ना. जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं वो कुछ दिनों में वापस से नए नए सिम्टम्स ऐड हो जाएंगे. ये देखिए आप यहाँ पे ये पिक्चर शो कर रहा है रिएक्टिव आर्थराइटिस. We have eye inflammation, pain in the back, diarrhea, है ना. गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर हो रहा है तो साथ में आपको डायरिया देखने को मिलेगा, यूरेथ्राइटिस होगा, scaly patches on genitals. So we have no problem with that. We have the symptoms of lower back pain, diarrhea. Alright. Then skin patches on genitalia, swelling in the knee, heel, or ball of the foot. We also have flaky skin patches on the sole, and this is the most important and most interesting, sausage. What is the sausage toes, sausage fingers? Let me show you the sausage. This is dactylitis with sausage-like fingers. Dactylitis is a very important symptom. These are swollen and sausage-like fingers. You can put the sausage in between the bread and you can eat them out. Hot dogs. So sausage is used in hot dogs. hot dog. तो हॉट डॉग तो वेजिटेरियन भी होता है ना, नहीं होता.
हॉट डॉग बेसिकली नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन इंडियन वर्जन में हमने उसे वेजिटेरियन बना दिया ना, और वो नॉन वेजिटेरियन। चलो क्वाड नाउ। So now we start with the clinical features. What are the clinical features? Joints of the lower extremities. So first of all, the most important joints are the lower extremity joints. In rheumatoid arthritis, we have discussed about the joints. Small joints, especially of. Okay. So here, lower extremity joints are most important, and especially the knee joint, ankle joint, and subtalar metatarsal phalangeal joint. So the joints of the lower limbs are most commonly involved in case of reactive arthritis. यहाँ पर जो जॉइंट इन्वॉल्व होंगे वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में इन्वॉल्व होंगे। नी जॉइंट होगा और कौन कौन सा जॉइंट है? एंकल जॉइंट होगा और मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड द टो जॉइंट्स, उसके साथ में इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स आर कॉमनली इन्वॉल्व। फिंगर्स कैसी हो जाएंगी? सॉसेज शेप टोज हो जाएंगे यहाँ पे। द जॉइंट्स आर यूजुअली पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन यहाँ पे रहेगा, एंड टेंस विद जॉइंट एफ्यूजन। देयर विल बी जॉइंट एफ्यूजन। उस एफ्यूजन की वजह से ही सॉसेज शेप दिखेंगे। ठीक है बेटा? तो एफ्यूजन नींद आ रही है, पास में ले रखी पड़ी। ठीक है? वी विल आल्सो हैव डैक्टिलाइटिस और द सॉसेज शेप डिजिट। व्हाट इज डैक्टिलाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स, द फिंगर्स, दैट इज डैक्टिलाइटिस। अभी फोटोग्राफ दिखाया था ना, इमेज दिखाई थी आपको, उसमें लिखा हुआ था डैक्टिलाइटिस। ठीक है? सो वी हैव डैक्टिलाइटिस एंड सॉसेज शेप डिजिट्स with a diffuse swelling of the solitary finger or the toe is a distinctive feature. सारी फिंगर्स अच्छी हैं, बस एक फिंगर में स्वेलिंग आ गई, है ना? तो ये एक टिपिकल फीचर है रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब इसमें होता कैसे? स्टार्टिंग हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि सबसे पहले सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, फिर एडिटिव होता है। तो हमेशा जो आपके पास हो सकता है, पेशेंट आ रहा है तो सारी फिंगर्स सूजी हुई हैं, लेकिन उससे हमेशा हिस्ट्री लो, स्टार्टिंग कैसे हुई। देन द पेशेंट विल टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय वन फिंगर वाज इन्फ्लेम्ड एंड देन लेटर ऑन सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, इन दिस वे ऑल द फिंगर्स वर इन्वॉल्वड। ठीक है? तो ये एडिटिव रहेगा हमेशा। सिंगल फिंगर इन्वॉल्व हुई तो धीरे धीरे ऐड होते होते अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो और फिंगर्स भी आते जाएंगे। Tendinitis and fasciitis are characteristic lesions producing pain at multiple insertion points. तो जिसे हम बोलेंगे enthesitis। ठीक है? साइट्स कौन कौन सी साइट्स हो सकती हैं जहां पे आपको टेंडिनाइटिस और फेशियाइटिस मिल सकता है? जो कि एक्यूलेस इंसर्शन ऑफ द टेंडो एक्यूलेस। कहां होता है टेंडो एक्यूलेस? कहां होता है? पैर के पीछे की तरफ होता है टेंडन। एंकल जर्क कहां किया था? ये था क्या किसी ने इधर? एंकल जर्क बेटा कितने दिनों तक करते रहते तुम बैठे बैठे हॉस्टल में? किया था? दीक्षा तो आई नहीं, हमें पता ही नहीं सर आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। कितने दिनों तक किया था? रिद्धि ने तो कई लोगों को करवाया था। रिद्धि करवाया था। रिद्धि तो थी ना, थी या नहीं थी? लता ने करवाया था। लता को जिम्मेदारी दी थी हमने रिफ्लेक्सेस करवाने की। हॉस्टल्स डिवाइड कर दिए थे, इस हॉस्टल में ये बच्चे करेंगे, इस हॉस्टल में ये बच्चे करेंगे, कई दिनों तक करते रहे। Because it belongs to the category of spondyloarthritis. Therefore, axial skeleton की बात यहाँ पे की जाएगी। निशा तो टॉपिक, तेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है उसमें, तेरा नाम मेरा वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? So these are the involvement of the joints। यहाँ पे joints का involvement है, साथ में fusion भी आ रहा है हमारे पास में। ये है टेंडो एक्यूलेस, है ना? जहाँ पे insertion of the जो आपका टेंडन है वहाँ पे inflammation हो रहा है, पेन हो रहा है। सारा दर्द हो रहा है गर्दन में। ध्यान दें अच्छी तरह से। डैक्टिलाइटिस, now we have dactylitis, the inflammation of the fingers। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक सिंगल फिंगर इज इन्वॉल्व, एक फिंगर जॉइंट इन्वॉल्व है, वहीं आप दूसरी फिगर में देखोगे तो सारी की सारी फिंगर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एडिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सीन स्पेशली इन केस ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस। यहाँ देखो तीन फिंगर्स आ रही हैं। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, पेशेंट आपके पास में आके बोल सकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरी एक ही फिंगर इन्वॉल्व, होनी तो सारी चाहिए थी। तो फिर आप उसे समझाओगे, आप पहले तो पूछोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंक्वायर अबाउट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपके पहले किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था स्पेशली रिलेटेड टू द जीआई ट्रैक्ट, और देन इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, तो आप उसे समझाओगे कि आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है जिसमें अभी आपका एक जॉइंट इन्वॉल्व है। ये तो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो धीरे धीरे और भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ठीक है? These are the swollen fingers, also known as sausage fingers, dactylitis.
नाउ वी कम टू द बैक पेन। मैंने आप लोगों को बोला था पेल्विस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, है ना, और पेल्विस से रिलेटेड सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उसका इन्फ्लेमेशन होगा। यू विल आल्सो फाइंड बैकएक, है ना, तो बैकएक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैकएक के साथ में क्या मिल रहा है, स्पाइनल लोब बैकएक एंड बटक पेन आर क्वाइट कॉमन, दैट इज कॉज्ड बाय द इंसर्शनल इन्फ्लेमेशन। तो जो भी टेंडन और वो उसका इंसर्शन है ना, जिसे हमने एंथीसाइटिस बोला है, तो उसके वजह से यहाँ पे बेसिकली पेन होगा, इन्फ्लेमेशन एट दोस पर्टिकुलर साइट्स। अब अगर इन्फ्लेमेशन है इस डिजीज में, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज बढ़ी हुई मिलेगी, सीरियाक प्रोटीन, है ना, ये आपको बड़ी भी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज कॉज्ड बाय इंसर्शनल इन्फ्लेमेशन, मसल स्पाज्म, एक्यूट सैक्रोइलाइटिस और आर्थराइटिस, ये कुछ शायद मिसिंग है यहाँ पे, इन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको डिफरेंट जॉइंट्स में मिलेगा एट द साइट्स ऑफ इंसर्शन, ठीक है। अब यूरोजेनिटल लीजन्स की हम बात करेंगे, ठीक है। यूरोजेनिटल लीजन, पेल्विस को आप इमेजिन करो, पेल्विस और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सैक्रोइलाइटिस वहाँ पे होगा, अगर बोन की हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद हम आते हैं यूरोजेनिटल लीजन्स पे इन मेल्स। मेल्स में क्या होगा, यूरोथ्राइटिस होगा, दैट अकर्स इन पोस्ट वेनरल एंड पोस्ट एंटरिक। तो या तो आपको एंटरिक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है उसके बाद भी होगा, या फिर वेनरल इन्फेक्शन है तो उसके बाद भी। दो ही कॉज पढ़े थे हमने, दो ही इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर थे ना, इंटेस्टिनल या फिर जेनेटिक। तो उसके बाद में अगर सिम्टम्स आए तो मेल्स में यूरोथ्राइटिस देखने को मिलेगा। फीमेल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन मे बी कॉज either by infectious trigger, तो जो infectious triggers थे दो तरह के इन्फेक्शन, उनके वजह से ये चीज हो सकती है, और by sterile reactive process। ocular diseases हो सकती है, आईज में क्या था, so transient थोड़े टाइम के लिए होता है, asymptomatic conjunctivitis to an aggressive anterior uveitis। तो या तो ट्रांजिएंट थोड़े टाइम के लिए कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर एग्रेसिव यूवियाइटिस। व्हाट इज यूवियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया, बेटा आईज से रिलेटेड यूविया कैसा है, इसको ये होमवर्क है आपका ना, यूवियाइटिस। यूवियाइटिस क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, दिस यू हैव टू टेल मी टुमारो, है ना। यूवुला आईज में यूवुला का कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे करके इन्फ्लेमेशन चला जाएगा। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क, no guessing, this is your homework, what is uveitis, this you have to tell me tomorrow, है ना, and all the related structures कि uveitis में क्या क्या आता है, and may result in blindness। तो इसकी वजह से इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा हो सकता है कि this can even lead to blindness, that is loss of vision in an individual। सिम्टम्स कौन कौन से पढ़े अभी तक हमने, कौन कौन से सिम्टम्स आए यहाँ पे, फिंगर्स में सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, उससे मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आया, सॉसेज शेप फिंगर्स आई, डेक्युलाइटिस, बैक पेन आया, उसके बाद यूरिनाइटिस हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया। वेरी गुड। नाउ वी कम टू द म्यूकोक्यूटेनियस लीजंस। दिख रहा है बड़ा बड़ा, आप लोगों को ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, सिम्टम तो चार ही है, सिम्टम तो चार ही है ना बेटा, अभी तक चार के अलावा कुछ आया ही नहीं। आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया, यूरेथ्राइटिस के बारे में बात करी है, और कंजंक्टिवाइटिस, और साथ में म्यूकोक्यूटेनियस लीजन। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस में चीजें तो बस चार ही है, लग रहा है कि लेक्चर खत्म नहीं होगा, है ना। तो अभी पता नहीं वृंदा कहीं और चली जाएगी, इसलिए मैं जगा के रखूंगा, है ना। क्या भी आगे है, हाँ इधर आगे, ठीक है चलो। So mucocutaneous lesion, painless lesions on the glans penis, that is succinate balanitis, and oral mucosa. We can also have keratoderma linearetica. नींद आ रही बेटा? वासी है बेटा? Cutaneous vesicles that become hyperkeratotic are most commonly seen in case of palms and soles. So palms and soles में क्या होगा, आपको hyperkeratocity मिलेगी, मतलब जो स्किन होगी वो थिकन हो जाएगी, है ना। आप लोगों को ध्यान हो तो एक फिगर दिखाई थी पिक्चर में, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखा रखी थी बॉडी में, आईज थी, हैंड्स थे, फीट थे, तो उसमें आपको हाथ से पैर भी थे, है ना, पाम्स एंड सोल्स भी थे। तो वहां पे क्या होता है, केराटोडर्मा लिनेaretica, इसमें थिकनेस हो जाती है स्किन। नेल चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज ऑनाइकोलाइसिस। जो आपका नेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेल्स का डिस्ट्रक्शन याद रखना, in the next lecture we are going to discuss about psoriatic arthritis, उसमें भी नेल चेंजेस की हम बात करेंगे, है ना।
तो यहाँ पर किस तरह का चेंजेस होता है, वहाँ पर किस तरह का होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। There are certain uncommon manifestations जो कि रूटीन में सब लोगों में नहीं दिखाई देते, but in some patients with reactive arthritis these changes are usually seen। क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे, फ्लोरोपेरिकार्डाइटिस, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन कौन से किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है या कौन से किस वजह से होता है? हाँ बेटा, व्हाट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन? हाँ, वॉल्वुलर डिजीज है, बट होता क्या है इसके अंदर, कौन सा वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट होता है? ना बेटा, मिट्रल वॉल्व तो कहाँ होता है? वेंट्रिकल के बीच में होता है। यहाँ कौन सा होता है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब क्या, मुझे बस इतना समझा दो, व्हाट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन? इसमें ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस इतना सा बता दो, और कुछ नहीं चाहिए। एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होगा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ से आएगा? एओर्टा से वापस आएगा। किस वजह से आएगा? एओर्टिक वॉल्व सेमिलिनर वॉल्व दो तरह के होते हैं, एक तो जो लंग्स में वो भी सेमिलिनर वॉल्व कहलाते हैं, और जो एओर्टा में जा रहे हैं वो भी सेमिलिनर। ठीक है, तो उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से यूजुअली वो फ्लैप बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं हो पाता, देयर आर वेरियस न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस बाद में होता है। एंड सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस। तो अमाइलॉइडोसिस आपको कई डिजीज में देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड अमाइलॉइडोसिस इन लॉट्स ऑफ डिजीजेस। तो दीस आर सम अनकॉमन प्रेजेंटेशन, अनकॉमन मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर ये याद है तो भी लीजिए, याद नहीं है तो भी लीजिए। ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में आएगा, 4 पॉइंट्स बता दें। ठीक है, ये देखो ये सर है, ये केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका है ना, किस तरह से यहाँ पे हार्डनेस देखने को मिल रही है। ये म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स है, ये नेल चेंजेस है, और ये जेनाइटल्स के जो आपके म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स बन जाते हैं, वो सब चीजें बताई गई। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डिजीज कौन सी है? So you all know the name of the disease. अभी खोए नहीं है, सब यही पे। Arthritis typically persists for 3 to 5 months. As I have told you that this is an acute disease, self-limiting disease. 3 से 5 महीने में symptoms रहेंगे, उसके बाद में वापस ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ cases जिसके अंदर जिसमें joint involvement रहेगा और ज़्यादा समय तक रह सकता है, ऐसे cases में you can also find loss of movement and work disability. ठीक है, आर्थराइटिस टिपिकली परसिस्ट फॉर 3 to 5 months, बट रिकरेंस ऑफ द एक्यूट सिंड्रोम इज कॉमन। सो ठीक भी हो जाएगा और रिकरेंस वापस भी हो सकती है। अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वापस से these symptoms can reappear। ठीक है, वर्क डिसेबिलिटी एंड फोर्स चेंज इन ऑक्यूपेशन इज कॉमन इन दोज विद परसिस्टेंट जॉइंट सिम्पटम्स। तो ऐसे लोग जिनमें परसिस्टेंट जॉइंट सिम्पटम्स रहता है, अगर उनके डेक्टिलाइटिस रहती है, सॉसेज शेप फिंगर्स रहती हैं, तो उन फिंगर्स की वजह से वो अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को अपना जॉब चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड क्रॉनिक हील पेन इज आल्सो डिस्ट्रेसिंग। तो कई लोगों को क्रॉनिक हील पेन भी रहने लग जाता है इसके वजह से, जो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है। नाउ लैब फाइंडिंग्स, व्हाट आर द वेरियस लैब फाइंडिंग्स? क्या क्या लैब फाइंडिंग्स इसमें हमें मिलेगी जिससे कि आप डायग्नोस कर सकते हो दैट दिस इज द केस ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला आता है परस्यूट ऑफ ट्रिगरिंग इन्फेक्शन। जब भी आप पूछोगे परस्यूट मतलब व्हाट इज परस्यूट, पीछा करना है ना। तो जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो आप पीछा करते हो उस इन्फेक्शन का, ढूंढने की कोशिश करते हो वो कौन सा इन्फेक्शन था जिसने हमें इतनी सारी तकलीफ दे दी, ढूंढते हो ना, फिर बदला लेते हो उससे। ठीक है, भाई किसने मेरे साथ नुकसान किया। सो यू हैव टू परस्यूट, यू हैव टू गो टू फाइंड द ट्रिगरिंग इन्फेक्शन। कैसे ढूंढोगे? बाय कल्चर, बाय सीरोलॉजी और बाय मॉलिक्यूलर मेथड्स। ऐसे करोगे ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा इन्फेक्शन है, एंड देन वी विल प्रेस्क्राइब द पर्टिकुलर पेशेंट ऑल द मेडिसिन्स जिससे कि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। सारा नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। सो वी हैव टू search for various medicines, infectious agents that are responsible for the development of सब एक इधर से उपासी लेती है, वैसे उपासी लेती, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा फिर कैसे। RA factor and anti-nuclear antibodies are negative। क्या हो बेटा?
माइल्ड एनीमिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस, एलिवेटेड ESR. सो ESR इज रेज्ड, ये हमने बात पहले कर ली थी कि आपको ESR इसमें रेज्ड मिलेगा, लिमिटेड फैक्टर नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपको नेगेटिव मिलेगी, जो कि दोनों डिजीजेस, दोनों फैक्टर्स आपके रिमेटेड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंस रखते हैं. HLA-B27 इज शोइंग एसोसिएशन, ये पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है. शोइंग अ प्रेवलेंस ऑफ लेस देन 50%, सिर्फ 50% के करीब लोगों में ही पॉजिटिव मिलेगा, बट दिस इज हैविंग अ स्ट्रांग एसोसिएशन. मे बी हेल्पफुल इन एटिपिकल केसेस. कई एटिपिकल केसेस आपके पास में आएंगे जिसमें कि आपको सिम्टम्स तो होंगे लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं होगी. यू वोंट गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस कि ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है या और कुछ है. ऐसे केसेस में HLA-B27 का टेस्ट कराना आपके लिए यूजफुल रह सकता है, हेल्पफुल रह सकता है, जिससे कि आप उसे एंड मे हैव अ प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. HIV स्क्रीनिंग शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑल द पेशेंट्स. क्यों होनी चाहिए? वेरी गुड. तो HIV स्क्रीनिंग, क्योंकि यहाँ पे वेरिनल इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप HIV टेस्टिंग हमेशा जो भी पेशेंट आपका आता है उसकी जरूर कराएंगे. PCR चेन कराया जाता है, PCR रिएक्शन, हाँ बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर क्लैमाइडियल इन्फेक्शन, है ना. तो उसके लिए आप ये करा के देखते हैं. कैसे चेक करोगे? DNA सैंपल देखोगे, फर्स्ट वॉइडेड यूरिन सैंपल स्पेसिमेंस, एंड दिस में है हाई सेंसिटिविटी. साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करोगे जिसमें कि चेंजेस सेम मिलेंगे जो पहले हमने देखा था उसके जैसे होंगे. वेरी ऑफन इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगा, एंड इट विल बी नेगेटिव फॉर क्रिस्टल्स एंड साइनोवियल फ्लूइड में क्रिस्टल्स हमें कौन से डिजीज में मिले थे? इससे पहले अभी जो डिस्कस किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, जहां पे डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स है. गाउ का भी पढ़ेंगे, है ना, कल हम लोग गाउ पढ़ेंगे, उसमें भी आपको मिलेगा. साइनोवियल फ्लूइड ऑफन कंटेन्स जायंट मैक्रोफेजेस. These giant macrophages are also known as the Leiter's cells. Therefore, this disease, the syndrome is known as the Leiter's syndrome. Alright, यहाँ पे Leiter's cells होते हैं, which are the giant macrophages that are seen in case of synovial fluid. सुनाइए, बातें खत्म नहीं होंगी. Now we come to the radiographs. What are the different radiographic findings that are seen in case of reactive arthritis? जो joint involvement है ना, उसमें radiographic findings क्या क्या मिलेंगी? ठीक है. In early or mild disease, radiographic changes are absent or confined to juxta articular osteoporosis. तो initially या तो changes absent होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत osteoporosis देखने को मिलेगा, juxta articular osteoporosis देखने को मिलेगा. Erosion and loss of joint space is seen with new periosteal bone formation. तो यहाँ पे narrowing of joint space का जो हम बताया आपको, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो narrowing of the joint space होगा, erosions होंगे, and formation of new bone. There is ossification of anthesis sacroiliitis. तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट्स में फ्यूजन हो जाता है, और इसी वजह से बताया गया कि जब डिजीज ज़्यादा हो जाती है तो आपको जॉब चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो जॉइंट है वो इमोबाइल हो जाता है. Spurs at the insertion of plantar fascia are common. तो ये जो बोनी स्पर्स बनते हैं, आपने हील पे, मैंने हील का एक्सरे दिखा था इसमें, देखा था, वहाँ पे बोनी स्पर थे, कैल्केनियल स्पर वहाँ पे थे. दैट इज आल्सो वेरी कॉमन, जिसकी वजह से हील पेन पेशेंट को रहता है इसमें. The syndesmophytes are non-marginal. Syndesmophytes हमने कहाँ पढ़े थे? Formation of syndesmophytes. Ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylosis. ध्यान है, वर्टिब्रा के साथ में syndesmophytes बन रहे थे, उसकी वजह से फ्यूजन हो रहा था, और उसकी वजह से bamboo spine बन रहा था. किसी ने खोल के भी नहीं देखा था, यहाँ पढ़ लिया तो याद हो गया सब, वापस से नहीं देखा. तो फिर syndesmophytes में ऐसे देख लो जैसे पता नहीं कौन सा दुनिया की बात है, पता नहीं सर क्या क्या बोलते रहते हैं रोज रोज. So the syndesmophytes are non-marginal, coarse, asymmetric and comma shaped. We have comma shaped syndesmophytes. Diksha को नहीं लगा. Arising from the middle of a vertebral body, a pattern less commonly seen in primary. What is AS? Ankylosing spondylitis. Very good. Progression to spinal fusion is uncommon. ये spinal fusion कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे syndesmophytes तो मिलेंगे, है ना, बाकी सब चीजें भी होगी, लेकिन इसका इतना प्रोग्रेशन नहीं होगा कि आपका स्पाइन फ्यूज हो जाए. इसीलिए बैम्बू स्पाइन सिर्फ हमने एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस को कहा. Now differential diagnosis, the other disease condition which can resemble like reactive arthritis, septic arthritis, gonococcal arthritis, crystalline arthritis and psoriatic arthritis. In the next lecture we are going to discuss psoriatic arthritis. Now treatment. Treatment by same. In every disease of locomotor system, NSAIDs, that is non-steroid anti-inflammatory drugs for relieving the
पेन एंड स्टिफनेस, है ना, पेन के लिए NSAIDs दे सकते हो। इंडोमेथासिन क्या था? कल हमने बात की थी, एक है ना DMA RDS, इसमें दो चीजें थी और मेथोट्रेक्सेट, ध्यान रखो वो यहाँ नहीं है, DMA RDS की बात हमने यहाँ नहीं करेंगे, तो इंडोमेथासिन की बात करो, ठीक है। फ्रॉम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, क्यों एंटीबायोटिक दी जा रही है यहाँ पे? इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शियस एजेंट को आपको देखना है फ्रॉम एंटीबायोटिक शुरू करनी है, जबकि एंटीबायोटिक्स की बात हमने ना तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करी थी ना हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में करी, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिव आर्थराइटिस में क्योंकि इन्फेक्शन मौजूद है, देयरफॉर वी आर प्रेस्क्राइबिंग द पेशेंट एंटीबायोटिक्स। From antibiotic treatment of acute chlamydial nephritis may prevent subsequent reactive arthritis. इससे आगे जो और जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना है वो रुक जाता है, अदर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं हो पाते। टेंडनाइटिस एंड अदर एंटीसाइटिस लीजन्स में बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रा-रीजनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो सेम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है। स्किन लीजन्स ऑर्डिनरली रिक्वायर ओनली सिम्पटोमेटिक टॉपिकल ऑइंटमेंट, तो जो ग्लूकोक्यूटेनियस लीजन्स हो जाते हैं उसके लिए आपको टॉपिकल ट्रीटमेंट ही देना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना। यूवीआइटिस, अब यूवीआइटिस तो आपको कल पता चलेगा कि यूवीआइटिस क्या होता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दे रिक्वायर थेरेपी विद ऑक्यूलर एंड सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन सल्फासेलेजिन ए भी बेनिफिशियल है ना, तो आप ये दे सकते हो सल्फासेलेजिन एंड मेथोट्रेक्सेट फॉर DMA RDS, DMA RDS दे सकते हो। रिएक्टिव आर्थराइटिस को आप REA से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, R small t and A। So this was all about reactive arthritis. In the next lecture, we are going to discuss about psoriatic arthritis. So this session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you have understood this lecture today. If you have any issue, please comment in the comment box, and I will try to solve the problems in the comment box. So this was all for today. Thank you very much. Have a good day.